नमस्कार साथियों। तो हमारी पीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो पीएसआई का टेस्ट नंबर 3 है। तो मैंने आपको बोला था कि हम वादा नहीं करते कि पूरे पूरे टेस्ट कर देंगे, लेकिन मैक्सिमम टेस्ट कराने की कोशिश करेंगे। ये पीएसआई की टेस्ट सीरीज है, टेस्ट नंबर 3 है यहाँ पे। और वही यहाँ पे अधिकतम 200 अंक है, वही 100 क्वेश्चन है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ पे है। अब क्या करेंगे, देखिए आज जो टेस्ट सीरीज है इसमें क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं। आप इस बात को समझिए। तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया है। तो 50 क्वेश्चन अब करवाऊंगा और 50 क्वेश्चन बाद में, क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बन जाएगी तो आप यहाँ पे देख भी नहीं पाओगे और आप ऐसे सोचोगे कि बाद में देख लेंगे। लेकिन इसके लिए मैंने इसको ठीक ढंग से कर दिया है कि दो पार्ट में 50 क्वेश्चन अब और 50 क्वेश्चन पार्ट सेकंड में ले आऊँगा मॉडल पेपर नंबर 3 के। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर को। देखिए, भारतीय न्याय संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो यहाँ पे बीएनएस आया है, भारतीय न्याय संहिता, उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया गया है। चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे पूछा गया है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसके बारे में पूछा है कि इन चारों में से कौन से सही है, एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार सही है, जितने भी सही है आपको उनके बारे में बताना है। तो एक एक करके इनको देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत। एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे लिख दूंगा यहाँ पे डिटेल में, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे इसकी मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो इसका जो थिकनेस है वो थोड़ा कम कर लेते हैं और करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि भारतीय न्याय संहिता 25 दिसंबर 2024 को अधिनियमित किया गया। गलत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जो भारतीय न्याय संहिता है, बीएनएस है, वो 25 दिसंबर 2023 को क्या किया गया, अधिनियमित किया गया। फिर से देख लीजिए, 25 दिसंबर 2023 को किया गया। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता में 20 अध्याय और 358 धाराएं। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो नई बीएनएस बनाई गई है उसमें 20 तो अध्याय हैं और 358 धाराएं हैं। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता ने आईपीसी की धारा 124 ए को निरस्त कर दिया, जो राजद्रोह से संबंधित थी। और भारतीय न्याय संहिता इसकी जगह 162 धाराओं को लेके आई है। अब देखिए, पहले आईपीसी चलता था, उसकी जगह बीएनएस आ चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि आईपीसी की जगह बीएनएस आ चुका है। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे 162 धारा को बदला गया है। 124 ए क्या था, राजद्रोह। राजद्रोह का क्या था, यहाँ पे कानून था कि जो भी राजद्रोह से संबंधित गतिविधि करेगा तो उसको यहाँ पे जो भी सजा दी जाएगी वो था 124 ए आईपीसी में। उसको बदलकर 162 धारा नहीं, यहाँ पे धारा 152 में बदला गया। नई धारा क्या लाई गई, 152। तो यहाँ पे ये गलत हो चुका है। नेक्स्ट है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 आतंकवादी कृत्यों के अपराध के बारे में उल्लेख करती है। बिल्कुल सही बात है कि जो नया बीएनएस आया है, बीएनएस की धारा 111 क्या करती है, आतंकवादियों के कृत्य के बारे में बताती है कि इन कृत्यों के करने से ये व्यक्ति आतंकवादी कहलाता है। तो यहाँ पे 2 और 4 सही है। तो जिसका राइट आंसर होगा केवल 2 और 4 सत्य हैं। तो अगला है कि यहाँ पे असुमेलित युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे अधिनियम दे रखा है और उसके आगे दे रखा है कि प्रभावी या लागू कब से हुआ। तो यहाँ पे 4 अधिनियम दे रखे हैं और इनमें से कौन सा अधिनियम गलत है यहाँ पे उसके बारे में आपको बताना है। पहला है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम। कब का है, 26 अक्टूबर 2006 को ये लागू हुआ। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण का अधिनियम है, 26 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ, लागू हुआ। नेक्स्ट है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। तो ये कब का है, 14 नवंबर 2012 का। ये भी बात बिल्कुल सही है कि जो लैंगिक अपराधों से संबंधित बालकों को जो संरक्षण देना है वो 14 नवंबर 2012 को क्या हुआ, लागू हुआ। नेक्स्ट है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम है। यानी कि जो कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है उसका रोकथाम का अधिनियम कब आया, ये 9 फरवरी 2013 को। ये बात बिल्कुल गलत है। यहाँ पे वो आया था 9 दिसंबर को, फरवरी नहीं है, वो यहाँ पे है दिसंबर। 9 दिसंबर 2013 को क्या हुआ, यहाँ पे ये लागू हुआ, जो कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित यौन उत्पीड़न है वो अधिनियम। तो यहाँ पे ये गलत हो चुका है। नेक्स्ट है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम। यानी कि जो बालकों से मजदूरी करवाते थे और उसको रोकथाम के लिए अधिनियम कब लाया गया, 23 दिसंबर 1986 को यह अधिनियम लाया गया। तो ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पे।
तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को किस कानून के स्थान पर लाया गया है। देखो ये 4 कानून दे रखे हैं, इसको रिप्लेस करके जो यहाँ पे BNSS लाया गया, तो BNS अलग है, BNSS अलग है, ये तीनों चारों कानून अलग अलग हैं। तो यहाँ पे है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कानून 2023 लाया गया। तो किस कानून के स्थान पर लाया गया, देखिए इससे पहले कौन सा कानून चलता था, 1973 का दंड प्रक्रिया संहिता कानून चलता था, उसको हटाकर अब जो नया कानून लाया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 लाया गया है। तो जो इसका राइट आंसर होगा दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इसको रिप्लेस करके 2023 वाला कानून लेके आए हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान निर्वाचन आयोग के अशोक कुमार पांडे के पश्चात तथा प्रेम सिंह मेहरा से पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। देखिए ये सबसे टिपिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आपको सीक्वेंस से सारे के सारे निर्वाचन आयोग के जितने भी यहाँ पे मेंबर्स हैं, अध्यक्ष हैं, उनको याद करना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कौन सा जो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं या आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त राजस्थान के, वो कौन कौन कब कब आए, तो मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए जो राजस्थान के निर्वाचन आयोग के यहाँ पे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं फिलहाल में कौन है, आपको बताना है, याद भी करना है इसको। देखिए पहले कौन थे, मधुकर गुप्ता थे। मधुकर गुप्ता की जगह किसको लाया गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, मधुकर गुप्ता। अब किसको बनाया गया है, मधुकर गुप्ता को। मधुकर गुप्ता के बाद राजेश्वर सिंह को यहाँ पे बनाया गया है, राजेश्वर सिंह को यहाँ पे बनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे लिख देता हूँ नौ। अब कौन है, राजेश्वर सिंह। जो राज्यपाल हैं हरिभाऊ बांगड़े, उन्होंने क्या बनाया है, राजेश्वर सिंह को नया क्या बनाया है, राजस्थान का निर्वाचन आयोग का आयुक्त बनाया है इस टाइम पे। अब निर्वाचन आयोग के बारे में कुछ पॉइंट्स जान लीजिए आप। जो राजस्थान राज्य का निर्वाचन आयोग है उसे जुलाई 1994 में क्या किया गया, गठित किया गया। कब किया गया, यहाँ पे आयोग जुलाई 1994 में इसे गठित किया गया, आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट बना के पूछ सकता है आराम से इसके बारे में। तो एक पॉइंट और जान लीजिए, जो निर्वाचन आयोग के आयुक्त होते हैं, निर्वाचन आयुक्त, उसकी जो यहाँ पे ज्वाइनिंग करवाता है, यानी उसे कौन लगाता है, सीधे सीधा बात है, तो राज्य के राज्यपाल द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है। और अब मैं आपको इनके नाम बताने जा रहा हूँ। अब तक केवल 8 निर्वाचन आयुक्त हुए हैं। सबसे पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे, अमर सिंह राठौड़, जो 1 जुलाई 1994 को बने थे। कहाँ पे लिखूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ। सबसे पहले थे अमर सिंह राठौड़, पहले निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद में कौन बने थे, नेकराम भसीन कौन थे, दूसरे नंबर के, यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे कौन थे, नेकराम भसीन। तीसरे नंबर के यहाँ पे कौन थे, इंद्रजीत खन्ना, यहाँ पे तीसरे नंबर पे कौन थे, इंद्रजीत खन्ना। उसके बाद में कौन बने, श्री A.K. पांडे, तो यहाँ पे दे रखा है अशोक कुमार पांडे, तो ये कौन से नंबर के थे, यहाँ पे चौथे नंबर के निर्वाचन आयुक्त थे। उसके बाद में कौन बने, श्री राम लुभाया, तो यहाँ पे 5वें नंबर के श्री राम लुभाया जी बने हैं। उसके बाद में कौन बने हैं, श्री प्रेम सिंह मेहरा, यहाँ पे 6ठे नंबर के बने हैं प्रेम सिंह मेहरा। उसके बाद में कौन है, श्री मधुकर गुप्ता, तो यहाँ पे 7वें नंबर के कौन बने हैं, मधुकर गुप्ता। और 8वें नंबर के कौन है, यहाँ पे राजेश्वर सिंह, जो वर्तमान में राजस्थान निर्वाचन आयुक्त के निर्वाचन आयुक्त हैं फिलहाल में, राजेश्वर सिंह। ये 8 के 8 हो चुके हैं। अब ये पूछ क्या रहा है कि अशोक कुमार पांडे के बाद और प्रेम सिंह मेहरा से पहले, यानी चौथा नंबर का कौन था, अशोक कुमार पांडे, और प्रेम सिंह मेहरा 6ठे नंबर के थे। यानी 5वें नंबर का यहाँ पे पूछ रहा है कि 5वें नंबर पे निर्वाचन आयुक्त कौन था। तो यहाँ पे सीधा सीधा पता चल रहा है कि राम लुभाया जी कौन थे, उस समय निर्वाचन आयुक्त थे। तो जो पहले थे निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़, वो 1994 से 1 जुलाई 2000 तक यहाँ पे क्या रहे, निर्वाचन आयुक्त रहे। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा, राम लुभाया जी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में असत्य कथन के बारे में बताना है।
4 स्टेटमेंट दी गई आपको, इनमें से कौन सा गलत है उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। पहला है आयोग के गठन के लिए 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी की गई। बिल्कुल सही बात है। 18 जनवरी 1999 को आयोग के बारे में क्या किया गया, अधिसूचना जारी की गई कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। और क्या किया गया, मार्च 2000 में आयोग बिल्कुल क्रियाशील या बन गया या क्रियाशील कार्य करने लग गया। कब, यहाँ पे लिख रहे हैं कार्य कब करने लग गया, मार्च 2000 में। मार्च 2000 में क्या करने लग गया, ये कार्य करने लग गया। स्थापना के समय इसमें कितने सदस्य थे, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य, यानी टोटल 5 यहाँ पे थे। फिलहाल में कितने हैं, फिलहाल में इसमें 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं। इसका संशोधन कब किया गया, 2006 में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब से 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। पहले क्या थे, 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे। नेक्स्ट है स्थापना के समय 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य थे। नहीं, अभी आपको बताया कि स्थापना के समय 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, 3 ना होकर यहाँ पे 4 होगा, तो यह यहाँ पे गलत हो चुका है। तो इसका राइट आंसर बी है। तो नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में यहाँ पे संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधानों में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य किए गए, ये बदलाव किया गया। बिल्कुल सही बात है। आयोग की अपनी एक जांच एजेंसी है जिसका नेतृत्व महानिरीक्षक के पद से नीचे का पुलिस अधिकारी नहीं करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और आयोग के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। आयोग एक स्वायत्त उच्च अधिकारी प्राप्त मानवाधिकारी निगरानी निकाय है, यानी कि ये राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है पूरे राज्य पर अपनी नज़र रखता है। वर्तमान में जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं वो है न्यायमूर्ति गंगाराम मूलचंदानी। तो आपको यहाँ पे अध्यक्ष, यहाँ पे लिख देता हूँ, अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, गंगाराम मूलचंदानी इसके क्या हैं, वर्तमान अध्यक्ष हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है करंट के हिसाब से। नेक्स्ट है राजस्थान लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और नीचे क्या बोल रखा है, असत्य कथनों का चयन करना है। और ये क्वेश्चन इतना बड़ा दे रखा है इसलिए तो मैं 50 क्वेश्चन अब करवाऊंगा, 50 नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दूंगा। यहाँ पे इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रखे हैं इसलिए थोड़ा लंबा लेंथी सेशन हो जाएगा, इसलिए 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया हुआ है। तो करते हैं इसको, देखते हैं कौन कौन से सही हैं कौन से गलत हैं। ये गलत के बारे में पूछ रहा है, मैं पहले आपको सही गलत बता दूंगा, लास्ट में कंक्लूजन निकाल लेना। तो पहला है 1973 में राजस्थान लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अध्यादेश पारित हुआ जो 3 फरवरी 1973 से राजस्थान में प्रभावी हुआ। बिल्कुल सही बात है। जो राजस्थान लोकायुक्त का जो यहाँ पे पद है या प्रभारी है वो यहाँ पे 3 फरवरी 1973 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ, राजस्थान में यहाँ पे लागू हुआ। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है, बिल्कुल सही बात है, जिसका क्षेत्राधिकार संपूर्ण राजस्थान राज्य है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यह राज्य सरकार का कोई विभाग नहीं है और न ही इसके कार्यों में सरकार कोई हस्तक्षेप कर सकती है, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का जो लोकायुक्त है उसमें सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में मंत्रियों, सचिवों, राजनीतिक प्रतिष्ठानों के अध्यक्ष, स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, अन्य अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग एवं अक्रमण्यता की जांच के लिए स्थापित एक उच्च स्तरीय संवैधानिक एवं स्वतंत्र संस्था है। देखिए यहाँ पे ये पूरा पॉइंट बोल दिया है लेकिन लास्ट में इन्होंने यहाँ पे गलत चीज़ दे दी है। यहाँ पे एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ये क्या है, वैधानिक, यहाँ पे लिख देता हूँ वैधानिक संस्था है। जो राजस्थान लोकायुक्त है वो वैधानिक संस्था है, तो यहाँ पे यह गलत हो चुका है। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार द्वारा 2012 में मौजूद लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों को संशोधित कर अधिनियम को सशक्त कर प्रभावी बनाने के लिए महाधिवक्ता नरपत मल्लोडा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का क्या किया गया, गठन। तो एक बात तो यहाँ पे सही है, नरपत सिंह लोढ़ा की अध्यक्षता में क्या किया गया, एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई। तो क्या किया गया कि महाधिवक्ता थे उस टाइम पे, तो जो ये नियम था उसको प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि ये 2012 में नरपत सिंह लोढ़ा की जो अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई थी तो यह 28 फरवरी 2014 को आई। तो यह कमेटी 28 फरवरी
14 को यहाँ पे प्रभावी हुई अब उस टाइम पे ही बनी थी। तो यहाँ पे ये बात भी बिल्कुल गलत हो चुकी है। तो यहाँ पे 3 और 4 यहाँ पे ऑप्शन गलत है। तो देखते हैं 3 और 4 किस में गलत है। तो यहाँ पे डी में क्या है, 3 और 4 यहाँ पे गलत हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे गलत के बारे में आपको बताना है, राजस्थान विधानसभा के बारे में। बहुत टफ क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा टफ क्वेश्चनों में अब तक के क्वेश्चनों में ही है, क्योंकि आप नंबर्स को याद नहीं रख सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि पहली विधानसभा में कितने सत्र हुए, दूसरी में कितने हुए, तीसरी में कितने हुए, चौथी में कितने हुए। ये याद करना बहुत मुश्किल है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो दे रखा है उनको तो मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। जो पहली विधानसभा हुई उसमें 12 सत्र हुए, बिल्कुल सही बात है। जो नवी विधानसभा हुई उसमें 7 सत्र हुए, बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे चौथी विधानसभा हुई उसमें यहाँ पे 11 सत्र हुए, बिल्कुल सही बात है। और जो 13वीं विधानसभा हुई उसमें यहाँ पे 11 सत्र हुए, ये यहाँ पे गलत है। वहाँ पे 11 सत्र हुए थे। आपके सामने है जो, तो याद कर लेना। मैं आपको इनको 15 के 15 सत्र, मैंने 15 विधानसभा उनके सत्रों के बारे में नहीं बताऊंगा। टफ क्वेश्चन है, आप इसके चक्रों में और क्वेश्चनों को और भूल जाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इन चारों को याद कर लेना, पहली, 13वीं, चौथी और 9वीं। यहाँ पे स्टेटमेंट में बोल सकता है कि प्रथम विधानसभा में कितने सत्र हुए, यानी 12 सत्र हुए विधानसभा के बारे में, और कोई यहाँ पे स्टेटमेंट दे देगा। देखिए, राजस्थान राज्यपालों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है राज्यपालों में। आज तक जितने भी राज्यपाल बने हैं, कभी उनका घुमा के पूछ लेता है इनसे पहले कौन था, इनके बाद में कौन था। तो राज्यपाल तो आप रट सकते हो, इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है। 2-3 बार रट्टा मारोगे तो आराम से राज्यपाल याद हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्रम पूछ रहा है कि कौन राज्यपाल पहले था, कौन बाद में था। तो यहाँ पे कौन कौन से दे रखे हैं, तो यहाँ पे दे रखे हैं बसंत राव पाटिल पहले। बसंत राव पाटिल कब बने, ये 1987-88 में थे, 1987-88 में। ये महाराष्ट्र के क्या बने हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज्यपाल पद से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, बसंत राव पाटिल ने। और पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं, कौन, बसंत राव पाटिल। उसके बाद में दे रखा है निर्मल चंद जैन, कब बने ये यहाँ पे 2003 में निर्मल चंद जैन बने। ये मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता थे और पद पे रहते हुए इनका क्या हो गया, निधन हो गया, किसका, निर्मल चंद जैन का। उसके बाद में है सरदार जोगेंद्र सिंह, ये कब बने, 1972 में बने, 1972 में। कब तक रहे, 1977 तक। कौन, सरदार जोगेंद्र सिंह। अब सरदार जोगेंद्र सिंह के बारे में आप जान लीजिए कि ये राज्य के चौथे राज्यपाल थे, सरदार जोगेंद्र सिंह। और इन्होंने भी क्या कर दिया, त्यागपत्र दे दिया। और पहले राज्यपाल थे राजस्थान के जिन्होंने त्यागपत्र दिया, फर्स्ट त्यागपत्र। जो यहाँ पे ऐसे पहले राज्य थे, पहले राजस्थान के राज्यपाल थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया, सरदार जोगेंद्र सिंह ने। नेक्स्ट है एम चन्ना रेड्डी। एम चन्ना रेड्डी कब से कब तक थे, 1992 यानी 92 से लेकर 1993 तक। अब इनके साथ में क्या हुआ है, इनके समय चौथी बार राष्ट्रपति शासन लग गया राजस्थान में। 1992 में, 1992 से लेकर 93, हाँ 92 में क्या गया, राजस्थान में क्या लग गया, राष्ट्रपति शासन। और ये पहले भी 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं, सॉरी 3 राज्यों के, चौथे यहाँ पे राजस्थान में बने। उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु के पहले रह चुके हैं, एम चन्ना रेड्डी हैं। तो राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब के क्या हैं, राज्यपाल रह चुके हैं। मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले रह चुके हैं। तो यहाँ पे कालानुक्रम जचाना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1972 सरदार जोगेंद्र सिंह 3, तो इन 2 में 3 है। उसके बाद में कौन आएगा, 1972 के बाद में 87 बसंत राव पाटिल 1, 3 के बाद में 1। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा डी वाला होगा। नेक्स्ट है 1952 के राजस्थान राज्य विधानसभा के निर्वाचन में कांग्रेस द्वारा कितने स्थानों पर जीत हासिल की गई। देखिए, इससे पहले तो आपको पता ये होना चाहिए कि जो प्रथम विधानसभा चुनाव हुए राजस्थान में कब हुए, 1952 में। यहाँ पे नहीं लिख रखा है, यहाँ पे फर्स्ट चुनाव लिख देता हूँ, फर्स्ट चुनाव 1952 में फर्स्ट चुनाव हुए। उस टाइम पे टोटल सीटें कितनी थी विधानसभा की, टोटल सीट यहाँ पे लिख देता हूँ, टोटल सीट इज इक्वल टू 160, यानी 160 सीटें थी उस टाइम पे 1952 में जब राजस्थान विधानसभा के फर्स्ट चुनाव हुए तब।
तब क्या हुआ, कांग्रेस को कितनी सीटें मिली, 82 सीटें मिली। ये इसका राइट आंसर हो गया, 82 सीटें मिली। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन थी, जो यहाँ पे जोधपुर के महाराजा, नाम याद नहीं आ रहा है, हनुमंत सिंह थे शायद, तो उनकी जो पार्टी थी राम राज्य परिषद, उसने क्या किया, सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की दूसरी में। सबसे ज़्यादा किसके पास थी, कांग्रेस के पास 82। उसके बाद में राम राज्य परिषद थी ना, उनके पास 24 सीटें थी। मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, फिर उसके बाद जनरल व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, ऐसे बदलते रहे उस टाइम पे। और जो मुख्य प्रतिपक्ष के नेता थे, विपक्ष वाले नेता, वो कौन थे, जसवंत सिंह। और पहली विधानसभा में कितने सत्र आयोजित किए गए, 12। अभी पीछे आपको किया है एक क्वेश्चन, हाँ, तो आप देख सकते हो प्रथम विधानसभा में 12 सत्र का क्या किया गया, आयोजन किया गया। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से किसे भारत के उच्चतम न्यायालय में नियुक्त नहीं किया गया है। यानी जो राजस्थान हाई कोर्ट है, ऐसा कौन सा यहाँ पे न्यायाधीश है जिसको सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं किया गया। यानी 3 राज्यपाल हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जा चुके हैं, यानी पदोन्नत हो चुके हैं। इन 4 में से एक नहीं है। तो राजस्थान राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अभी तक 14 टोटल 14 हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, उनको सुप्रीम कोर्टों में भेजा जा चुका है। 14 नाम याद करना बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि 14 जो न्यायाधीश हैं उनको, तो कौन कौन से 14 न्यायाधीश हैं, KM वांचू हैं, PN संगल हैं, JS वर्मा है, शिवराज V पाटिल है, AR लक्ष्मण है, दीपक वर्मा है, अमिताभ रॉय हैं, S रविंद्र भट्ट हैं, नवीन सिन्हा है, पंकज मित्तल है, ऑगस्टन जॉर्ज मसीह हैं, अरुण मिश्रा हैं, JM पंचाल हैं, अरुण कुमार हैं और JS वर्मा है। ये यहाँ पे 14 के 14 क्या हैं, जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गए जज हैं। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है इनमें, तो यहाँ पे अजय रस्तोगी नाम के जो ये न्यायाधीश हैं, उनका भी सुप्रीम कोर्ट में क्या नहीं हुआ है, यहाँ पे पदोन्नति नहीं हुई है उनकी। नेक्स्ट है, यहाँ पे कुछ अनुच्छेद दे रखे हैं और यहाँ पे उपबंध दे रखे हैं कि इन अनुच्छेद में ये है या नहीं है। तो यहाँ पे असुमेलित बताना है, यानी इनमें से गलत के बारे में आपको बताना है। जो अनुच्छेद 243 है, उसका यहाँ पे ख, घ, अण और च ये दे रखे हैं। तो ये यहाँ पे B, D, E, F इनके बारे में आपको बताना है। इंग्लिश में भी आप देखो तो B, D, E, F ये ऐसे है। तो ये कौन सा इनमें गलत है, इनके बारे में आपको बताना है। तो अनुच्छेद ख है, ख में क्या है, पंचायतों का गठन है। अनुच्छेद 243 ख बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 घ, उसमें क्या है, स्थानों का आरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 ड, अण या ई बोल सकते हैं, पंचायतों की अवधि है, ये भी बिल्कुल सही है। जो 243 च है, उसमें क्या है, उसमें यहाँ पे दे रखा है कि पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, ये गलत है। ये 243 6 में है, 243 6, यहाँ पे 6 बोल लो या जी बोल लो, समझ गए, 6/G, तो ये इसके अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे गलत हो गया, इसका राइट आंसर ये होगा। और 243 च के अंतर्गत क्या आती है, सदस्यों के लिए निर्हरता, यानी उन्हें हटाने या जो भी पंचायतों से अलग करने के लिए होता है, वो 243 च के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। 4 स्टेटमेंट दे रखी हैं, इनके बारे में आपको गलत का चयन करना है कि जो राजस्थान लोक सेवा आयोग है, उसका गठन कब हुआ, वह आयोग कब बना, अध्यक्ष कौन है, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं, कैसा निकाय है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य के गठन के समय 22 प्रांतों में से 4 प्रांतों में क्या थे, लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। ये बात बिल्कुल सही है कि 22 प्रांत थे उस टाइम पे, और ये गलत है यहाँ पे कि 4 प्रांतों में क्या थे, लोक सेवा आयोग के ऑफिस थे, वहाँ पे लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। तो ये गलत है, यहाँ पे 4 नहीं थे, वो 3 थे। कौन कौन से 3 थे, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर, भरतपुर नहीं था उसमें। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, आयोग की स्थापना 22 दिसंबर 1949 को हुई।
ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आयोग था वो राजपत्र यानी राजस्थान के राजपत्रों में क्या हुआ, इसका प्रकाशन किया गया 20 अगस्त 1949 को। और जो ये प्रभावी आया यानी जो ये स्थायी रूप से बना वो 22 दिसंबर 1949 को बना था। स्थापना के समय आयोग के एक अध्यक्ष व 2 सदस्य यहाँ पे नियुक्त किए गए। बिल्कुल सही बात है। जो यहाँ पे तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हैं के घोष, इनको क्या किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे फर्स्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, के घोष, के घोष, यह आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16, 234, 315 और 223 तक के विशेष रूप से लोक सेवा आयोगों के कार्य एवं अधिकारी क्षेत्र से संबंधित हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये जितने भी अनुच्छेद हैं वो लोक सेवा आयोग से संबंधित हैं। तो जो यहाँ पर आंसर होगा वो ए होगा, क्योंकि ए यहाँ पे गलत है। असत्य के बारे में यहाँ पे पूछा है। नेक्स्ट है राजस्थान में चौथे राष्ट्रपति शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल थे। अभी अभी आपको बताया कि जो यहाँ पे चौथा राष्ट्रपति शासन लगा तब वहाँ पे कौन राज्यपाल थे, कौन मुख्यमंत्री थे, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए अभी ऊपर आपको बताया कि राज्यपाल कौन कौन थे। यहाँ पे तो ऊपर बताया था कि एन चन्नास्वामी रेड्डी आया था वहाँ पे, तो वो बता दिया। लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पढ़ने में मिस्टेक हो गई, आपसे भी हो सकती है। यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा है कि कौन सा राज्यपाल नहीं था उस टाइम पे। बार बार में क्या थे, बदल रहे थे। जो यहाँ पे राज्यपाल थे उनको तबादला किया जा रहा था। जो यहाँ पे राष्ट्रपति लगा फोर्थ बार, चौथी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा था 1992 में। 1992 में राष्ट्रपति शासन लगा। मुख्यमंत्री कौन थे, सीएम भैरव सिंह शेखावत जी कौन थे, उस टाइम पे सीएम थे। ये बात बिल्कुल सही है। उस टाइम पे कौन कौन यहाँ पे राज्यपाल थे, एम चन्नास्वामी रेड्डी, उसके बाद में धनिक लाल मंडल और बल्लीराम भगत। ये तीनों राज्यपाल उस टाइम पे बदले थे 1992-93 के जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें। लेकिन वहाँ पे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय क्या नहीं थे, राज्यपाल नहीं थे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय होगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान के किस प्रावधान के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामलों से संबंधित राजस्थान लोक सेवा आयोग के परामर्श करना अनिवार्य है। अभी देखिए कितना टिपिकल क्वेश्चन बना दिया है, इसको इतना लेंथी क्वेश्चन बनाया है, इसके बारे में आपको बताना है। कौन सा अनुच्छेद है उसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो अनुच्छेद 320 है यानी 320 है उसके तहत राजस्थान लोक सेवा आयोग से परामर्श करना अनिवार्य है। राजस्थान सरकार का अधीन सेवारत किसी व्यक्ति को प्रभावित करने वाले अनुशंसात्मक मामले में। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में कथन दिए गए हैं। और क्या पूछ रहा है, कूट, माने इनको सही गलत के बारे में बताना है। आपको इनके बारे में पता होना चाहिए अनुच्छेद 172 और अनुच्छेद 190 में। तो क्या क्या है इन कूटों के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या है, अनुच्छेद 172 के अधीन अहर्ता होती है। देखिए जो यहाँ पे अनुच्छेद 173 के तहत अहर्ता होती है, किसके लिए, राज्य के जो विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ता होती है वो अनुच्छेद 173 के तहत होती है, ना कि 172 के। यहाँ पे क्या है 173 के तहत अहर्ता होती है, यहाँ पे गलत हो गया है। नेक्स्ट है उसमें अनुच्छेद 190 के अधीन निहर्ता नहीं होती है, ये भी यहाँ पे गलत है। अनुच्छेद 190 नहीं, वहाँ पे अनुच्छेद 191 हुए। अब यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं दे रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में पूरा स्टेटमेंट मिलेगा, अनुच्छेद का आगे स्टेटमेंट मिलेगा कि राज्य की विधानसभा या विधान परिषद की सदस्यों के लिए निरर्ता किसमें दी गई है, अनुच्छेद 191 में दी गई है। ये भी यहाँ पे गलत है, तो दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे सही है, न तो एक सही है न दो सही है, ये बिल्कुल यहाँ पे राइट है, यानी दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। 173 में तो क्या दिया गया है, राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनके लिए अहर्ता दी गई है,
और जो 191 है उसमें क्या दिया गया है, राज्य के जो विधानमंडल है या विधानमंडल में कौन कौन आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो उनमें क्या दी गई है, परिषद के सदस्यों की निहरता, अहर्ता 173, निहरता 191, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है सूचना आयोग के बारे में, कि जो राजस्थान सूचना आयोग है उनके बारे में यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं और नीचे क्या पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा सही है, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए सूचना आयोग के बारे में मैं थोड़ी जानकारी दे देता हूँ आपको। तो जो राजस्थान का जो सूचना आयोग है उसका गठन यहाँ पे कब हुआ था, 13 अप्रैल को, कहीं कहीं जगह 18 अप्रैल लिखा मिलता है। 18 अप्रैल को क्या क्यों माना जाता है, क्योंकि वहाँ पे 18 अप्रैल से राजस्थान के जो सूचना आयोग है उन्होंने कार्य शुरू किया, 2006 से स्टार्ट हुआ, ध्यान रखिएगा। दूसरा है जो राजस्थान सूचना आयोग है उनके बारे में कथन ये है कि जो इनका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, जयपुर में। राजस्थान सूचना आयोग का हेडक्वार्टर जयपुर में है, जयपुर में है, देखो। और जो इनके प्रथम जो सूचना आयुक्त थे वो थे MD कोरोनी, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। फर्स्ट सूचना आयुक्त MD कोरोनी फर्स्ट सूचना आयुक्त थे। तो अब कौन कौन से यहाँ पे कथन दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए कि आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को है, सही बात है, कहीं 13 अप्रैल दिखेगा कहीं 18 अप्रैल दिखेगा, दोनों बातें सही हैं। आयोग RTI अधिनियम 2005 में उल्लेखित मामलों के संबंधित में अंतिम अपील प्राधिकारी है। तो जो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है कि जो RTI अधिनियम है उसमें जो अंतिम अपील अधिकारी होता है वो ही कौन होता है, सूचना आयुक्त होता है। नेक्स्ट है राजस्थान सूचना आयोग विनिमय 2009 से लागू किए गए। जो राजस्थान सूचना आयोग प्रबंधन विनिमय अधिनियम है जो 2009 से लागू ना होकर 2007 में लागू हुआ, कब हुआ, 2007 में। तो ये गलत हो गया, पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, तो इसका राइट आंसर B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर करता है। देखिए पूछ सकता है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। एक स्टेटमेंट ये बना देगा, किसकी सिफारिश पर करता है, एक समिति की सिफारिश पर। पूछ सकता है कि उस समिति में कौन कौन शामिल है, तो यहाँ पे यही पूछ रहा है कि उस समिति में कौन शामिल नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है। देखिए जो समिति बनता है उसमें कौन कौन शामिल होता है, मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, गृह मंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष। तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, क्या होते हैं, इस समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। विपक्ष के नेता होते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष यहाँ पे सही है, गृह मंत्री होते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री नहीं, कैबिनेट मंत्री यहाँ पे नहीं होते, इसका राइट आंसर ये होगा। तो आप एक और लिख लीजिए यहाँ पे, विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता। और आपको इन सभी के बारे में भी पता होना चाहिए, फिलहाल में जो मुख्यमंत्री कौन है, गृह मंत्री कौन है, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, विपक्ष के नेता कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि मुख्यमंत्री कौन है, हमारे भजन लाल शर्मा जी, जो भजन लाल शर्मा जी हैं वो मुख्यमंत्री है। गृह मंत्री कौन है, देखिए जो गृह मंत्री नहीं है फिलहाल में हमारे यहाँ पे गृह राज्य मंत्री है, स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं, जो गृह राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार के। कौन है इस टाइम पे, जवाहर सिंह बेडम कौन है, गृह मंत्री ना होके स्वतंत्र प्रभाव के गृह राज्य मंत्री हैं। जबकि गृह मंत्रालय है फिलहाल में, जो राजस्थान का गृह मंत्रालय है वो मुख्यमंत्री के पास में ही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप इन्हें गृह मंत्री बोल सकते हो, क्योंकि गृह मंत्रालय इन्होंने ले रखा है, ये तो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री हैं। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो कौन है, वासुदेव देवनानी। कौन सी नंबर की विधानसभा फिलहाल में चल रही है, जो 16वें नंबर की विधानसभा है जो हाल ही में चल रही है। और जो यहाँ पे एक और लिखा है कि विपक्ष के नेता, फिलहाल में जो राजस्थान विधानसभा है उसमें विपक्ष के नेता कौन है, टीकाराम जूली जी हैं, वो यहाँ पे विपक्ष के नेता हैं। तो ये सारी चीज़ें बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान सूचना आयोग की अतिरिक्त बेंच जोधपुर में स्थापित की जाएगी, इसकी मंजूरी कब दी गई। देखिए
जो राजस्थान में सूचना आयोग है वो यहाँ पे कहाँ पे है, जयपुर में अपने। तो उसके अतिरिक्त एक बेंच और जोधपुर में स्थापित की होगी। ये बेंच क्यों स्थापित की गई, क्योंकि जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ से जयपुर आने में क्या लगता है, टाइम लगता है। इससे वहाँ पे इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं हो पाती हैं सूचना आयोग से रिलेटेड। जितनी भी वहाँ पे व्यवस्थाएं देखनी होती हैं पश्चिमी राजस्थान में, इसके लिए क्या सजेशन दिया गया कि एक जोधपुर में बेंच स्थापित की जाए। तो ये जोधपुर में बेंच कभी स्थापित की गई, ये यहाँ पे 2023 में जोधपुर में क्या किया गया, इस बेंच को क्या किया गया, स्थापित किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान विधि निरसन अधिनियम 2025 के तहत कितनी अप्रचलित विधियों को हटाया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है 45 विधियों को हटाया गया। राजस्थान में एक अधिनियम लाया गया, राजस्थान विधि निरसन अधिनियम 2025। अब ये दो विधि निरसन अधिनियम है, उसमें जो कई विधियां हैं उनको क्या किया गया, हटाया गया। इन्हें जो प्रचलन में नहीं है उनको हटा दिया गया। इसलिए कितनी विधियों को हटाएगा 2025 में, 45 विधियों को हटाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान विधानसभा की वर्ष 2025-26 के लिए गठित लोक लेखा समिति के सभापति कौन है। देखिए जो इस टाइम पे लोक लेखा समिति है उसके जो सभापति हैं विपक्ष के नेता टीकाराम जूली जी हैं। वापस से ध्यान दे लीजिए, राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के सभापति टीकाराम जूली जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। यानी कि यहाँ पे लेखक दे रखा है और यहाँ पे रचनाएं दे रखी हैं, 3 लेखक और 3 रचनाएं। इनके सामने इनकी रचनाएं दे रखी हैं और बताना है कि कौन सा इनमें से युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं के बारे में बताना है। ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को एग्जाम में। कभी कभार मेरे से भी गलती मिस्टेक हो जाती है, तो आपसे भी वहाँ पे आराम से एग्जाम प्रेशर से तो आराम से हो ही जाती है वहाँ पे। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से यहाँ पे सही हैं कौन से नहीं हैं। तो पहला है कवि नरोत्तम। कवि नरोत्तम द्वारा क्या लिखा गया, यहाँ पे मानचरित्र रासो, बिल्कुल सही बात है। कवि नरोत्तम द्वारा मानचरित्र रासो की क्या की गई, रचना की गई है। दूसरा है प्रताप रासो। प्रताप रासो की रचना किसने की है, प्रताप रासो की रचना है जाचक जीवन द्वारा की गई है। तो यहाँ पे गलत हो चुका है, साहब बख्तराम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ प्रताप रासो की रचना जाचक जीवन द्वारा की गई है, जाचक जीवन द्वारा। नेक्स्ट है सुजान चरित्र। सुजान चरित्र की रचना किसने की है, सुजान चरित्र की रचना कवि सुदन द्वारा की गई है। तो यहाँ पे कवि सुदन, तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों यहाँ पे गलत हैं, ये इसका नहीं है, ये इसका नहीं है। तो आपको इनको ध्यान में रखना है। तो इनमें क्या पूछ रहा है, सही नहीं है। तो 2 और 3 सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 सही नहीं है। तो ये क्वालिटी थोड़ी डाउन आ सकती है पीडीएफ की इस टाइम पे, पता नहीं कुछ एरर आ रहा है, इसलिए आप एडजस्ट करिए, थोड़ा पिक उसका क्वालिटी बढ़ा लीजिए, 360 से 480 पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार कीजिए। और यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं, उसके बाद यहाँ पे आगे कर लेता हूँ। हाँ, और इनमें से बताना है कि उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करना है। 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पे जसनाती संप्रदाय से ही यहाँ पे कथन दिए गए हैं, उनके बारे में आपको बताना है। तो मैं जसनाती संप्रदाय के बारे में कुछ बातें आपको बता देता हूँ, फिर आप आसानी से समझ पाओगे। जो जसनाती संप्रदाय है वो जाम्बोजी द्वारा इसका क्या किया गया, जो जसनाती संप्रदाय है जसनाथ जी द्वारा क्या किया गया, इसको लाया गया, उदय में लाया गया। जसनाथ जी कहाँ के थे, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर के थे। बीकानेर के कौन, यहाँ पे जसनाथ जी, बार बार थोड़ा जाम्बो जी का नाम निकलता है, जसनाथ जी। तो और जो रावलूनकरण हैं बीकानेर के, उनको भी यहाँ पे राज गद्दी को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, उनसे मिले वहाँ पे। और एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि जसनाथ जी 24 वर्ष की उम्र में क्या कर ली, इन्होंने समाधि ले ली। तो इनका जो मेला है साल में 3 बार बढ़ता है, तीनों सप्तमी को बढ़ता है। सप्तमी को कब बढ़ता है, सप्तमी को, मेला सप्तमी को। कौन कौन सी सप्तमी को बढ़ता है, एक तो जो चैत्र की सप्तमी आती है वो चैत्र शुक्ल सप्तमी को, उसके बाद आश्विन की और एक माघ की, आश्विन और एक माघ की जो शुक्ल वाली सप्तमी आती है
उनको इनका मेला भरता है। अभी स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। जसनाथी संप्रदाय नाथ पंथ के प्रभावित ज्ञान मार्गी सिद्ध संप्रदाय, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है जसनाथ जी के उपदेश शिम्बुदड़ा तथा कोडा नामक ग्रंथ में संग्रहित हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। हारोजी, हांसोजी और रुस्तम जी जसनाथ जी के शिष्य थे, ये बात भी बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है यहाँ पे इस पंथ की 36 नियमों की आचार संहिता है और इसके अनुयायी गले में काला ऊन का धागा बांधते हैं और भूगर्भ समाधि लेते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो ये यहाँ पे चारों के चारों कथन सही हैं। यहाँ पे असत्य के बारे में पूछा है तो इनमें से एक भी असत्य नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, चारों कथन बिल्कुल सही है। जसनाती संप्रदाय के बारे में कुछ फैक्ट आपको बताएं, याद रखना है इन फैक्टों को भी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल नहीं है। देखिए जो प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल पेपर नंबर 1 करवाया था उसमें भी ताम्रयुगीन से संबंधित एक क्वेश्चन था, तो आपको ताम्रयुगीन जो स्थल है उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए कौन कौन से ताम्रयुगीन स्थल हैं, तो जो पिंडपार डलिया चित्तौड़ का है वो ताम्रयुगीन स्थल है। साबड़िया बीकानेर का ताम्रयुगीन है। तो तारखानवाला का डेरा गंगानगर ये ताम्रयुगीन नहीं है, ये एक लोह युगीन स्थल है, लोह युगीन स्थल है। नेक्स्ट है एलाना जालोर, ये भी एक ताम्रयुगीन स्थल है। और कौन कौन सा यहाँ पे ताम्रयुगीन स्थल है, यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको पूछा जा सकता है। जाडोल उदयपुर का, जाडोल उदयपुर का है। जो पुंगल है बीकानेर का, वो भी क्या है, एक ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। पुंगल, जाडोल, नंदलालपुरा जयपुर, नंदलालपुरा जयपुर का JPR। और कौन सा है जो यहाँ पे जो बूढ़ा पुष्कर अजमेर का है, वो भी क्या है, एक ताम्रयुगीन, बूढ़ा पुष्कर अजमेर वो भी क्या है, एक ताम्रयुगीन स्थल है। तो आप ये 8-10 याद रख लीजिएगा, इनमें से आराम से आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जगदीश मंदिर के बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं और पूछ क्या रहा है कि असत्य कथन के बारे में आपको बताना है, जो जगदीश मंदिर है उसके बारे में। देखिए जो जगदीश मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया है, तो जगदीश मंदिर का निर्माण यहाँ पे महाराणा जगत सिंह द्वारा करवाया गया। कब करवाया गया, 1651 में। यहाँ पे क्या दे रखा है, 1641, ये 41 गलत है, पहला कथन यहाँ पे गलत हो चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पे भगवान जगदीश की काले पत्थर की निर्मित 5 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित है जगदीश मंदिर उदयपुर में, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है यह मंदिर पंचायतन शैली का है, बिल्कुल सही बात है, पंचायतन शैली का ही मंदिर है जगदीश मंदिर। नेक्स्ट है गर्भगृह के सामने गरुड़ की विशाल प्रतिमा है, यह बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा है असत्य कथन, यहाँ पे पहला ही असत्य है, तो नीचे देखिए केवल एक क्या है यहाँ पे असत्य है, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है गौरी लोकनाट्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए गौरी लोकनाट्य है उसके बारे में यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, इनके बारे में पूछ रहा है कि सत्य कथनों का चयन कीजिए, यानी सत्य के बारे में आपको इनको बताना है। जो गौरी लोकनाट्य है, देखिए जो गौरी लोकनाट्य है मेवाड़ में किया जाता है, भीलों द्वारा किया जाता है। तो पहला क्या है, मेवाड़ में भीलों द्वारा एक सामुदायिक लोकनाट्य है, बिल्कुल सही बात है। अब गौरी लोकनाट्य कितने दिन किया जाता है, 40 दिन लगातार इसको किया जाता है। वहाँ की जो भील समुदाय या दूसरे आसपास के जनजाति समुदाय हैं वो एक जगह आकर रुकते हैं और वहाँ पे गौरी लोकनाट्य को शुरू करते हैं। तो अगस्त महीने में रक्षाबंधन के दूसरे दिन भील और बप्पा जाति के लोग किसी मंदिर के आगे इकट्ठा होते हैं और देवी गौरी का आह्वान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और ये कितने दिन तक चलता है, जो लोकनाट्य है ये 40 दिन तक चलता है। नेक्स्ट है देवी अंबड़, बादशाह की सवारी, भीन्यावड़, बंजारा, खातलिया, भूत और आदि गौरी के मुख्य प्रसंग है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अब देखिए गौरी लोकनाट्य के बारे में कुछ चीजें और आपको बता देता हूँ। यह पुरुषों द्वारा किया जाता है, यहाँ पे लिख लीजिए केवल पुरुषों द्वारा, यहाँ केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसमें जो महिला पात्र
का रोल निभाते हैं वो भी पुरुष ही होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। स्त्रियों का जो रोल है वो पुरुषों द्वारा ही निभाया जाता है। जो गौरी का मुख्य पात्र है वो बूढ़िया कहलाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, मुख्य पात्र इक्वल टू बूढ़िया। मुख्य पात्र बूढ़िया कहलाता है और अन्य पात्र खेलिए कहलाते हैं। अन्य पात्रों को क्या बोलते हैं? खेलिए। खेलिए। जो सूत्रधार, तो नाटक का जो सूत्रधार होता है उसे कुटकुड़िया बोला जाता है। सूत्रधार का मतलब जो इस पूरे नाटक का संचालन करता है, बोल के माध्यम से बोलता रहता है, उसे सूत्रधार बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकला की जोधपुर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, जो जोधपुर चित्र शैली है उसके बारे में कथन दिए गए हैं और यहाँ पे दे रखा है नीचे कौन सा, यहाँ पे कूट दे रखे हैं, सही है। तो इनके बारे में आपको, सही के बारे में आपको इनको बताना है, जो जोधपुर चित्र शैली है उनमें। अब देखिए, यहाँ पे जोधपुर चित्र शैली के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं, इन दोनों स्टेटमेंटों को आपको बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, जोधपुर के महाराजा मानसिंह के समय कृष्ण चरित्र की विविधता और मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। महाराजा मानसिंह के समय नहीं, जो महाराजा जसवंत सिंह है, यहाँ पे जसवंत सिंह है, उनके समय पे क्या मिलता है? मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। कृष्ण की जो विविधता वाले चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो पहला कथन यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट है, जो जोधपुर चित्र शैली है उसमें पुरुषों के लंबे चौड़े गठीले बदन को दिखाया गया है और जो ऊंची पगड़ियां हैं वो दिखाई गई हैं। राजसी वस्त्र आभूषण दिखाए गए हैं। स्त्रियों की वेशभूषा ठेठ राजस्थानी लहंगा, ओढ़नी, लाल फफूंद आदि का प्रयोग प्रमुख रूप से किया गया है। ये बात बिल्कुल सही है। जो जोधपुर चित्र शैली है उसमें इनका वर्णन किया गया है। अब कुछ चीज़ें और आप ध्यान रख लीजिए, जो जोधपुर चित्र शैली है उसमें किसका प्रयोग किया गया है। देखिए, जो जोधपुर चित्र शैली है वो साहित्य के प्रेमाख्यान पर आधारित चित्रण है, प्रेम आधारित चित्र वहाँ पे बनाए गए हैं। और ये जो जोधपुर चित्र शैली है वो किस रंग की है? लाल पीले रंग की सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं यहाँ पे, लाल पीला रंग। कभी पूछ ले लाल पीले रंग की बाहुल्यता, अधिकता किस चित्र शैली में देखने को मिलती है? वो जोधपुर चित्र शैली में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 2 सही है, तो बी ऑप्शन केवल 2 सही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे सुमेलित करना है। यहाँ पे बोलियां हैं और उनके क्षेत्रों में से, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन में असुमेलित युगम है, यानी कि इन चारों में से कौन सा असुमेलित युगम है, तो बताना है आपको। देख लीजिए आप इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पे जो खेराड़ी बोली है कहाँ पे बोली जाती है? जो खेराड़ी बोली है वो यहाँ पे सिरोही, बूंदी और शाहपुरा यहाँ पे बोली जाती है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है नागरचौल बोली। नागरचौल बोली कहाँ पे? टोंक और सवाई माधोपुर में बोली जाती है। राजावाटी बोली कहाँ की है? जयपुर की। बिल्कुल सही बात है, राजावाटी बोली जयपुर की है। नेक्स्ट है सोंदवाड़ी बोली। सोंदवाड़ी बोली कहाँ की है? वो है झालावाड़ की। तो यहाँ पे एक गलत हो गया है, झालावाड़ कोटाबारा की नहीं है, तो ये सोंदवाड़ी बोली झालावाड़ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिराई पोल, बीच पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धुनी पोल, राजपोल नामक दरवाजे किस दुर्ग के हैं? तो मैं एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ, जो धुनी पोल, राजपोल, बीच पोल, कचहरी पोल, ये सारे पोल हैं वो नागौर किले के, जो नागौर का किला है उसके यहाँ पे दरवाजे हैं। जो नागौर का किला है किसने बनवाया था? केमासा द्वारा बनवाया गया है। जो नागौर का किला है केमासा द्वारा बनाया गया था। केमासा कौन था? जो चौहान थे, चौहान शासक थे, उनका एक सामंत था केमासा। जो कौन सा चौहान शासक था उसका यहाँ पे सामंत था केमासा। जो चौहान शासक सोमेश्वर थे उनके सामंत केमासा था और उन्होंने नागौर किले का निर्माण करवाया। उसमें वहाँ पे 6 दरवाजे हैं, 6 दरवाजे हैं। सिराई पोल, बीच पोल, कचहरी पोल, सूरज पोल, धुनी पोल, राजपोल, ये 6 दरवाजे हैं वहाँ पे। और जो अकबर का नागौर दरबार लगा था वो भी इसी किले में लगा था। 1570 में अकबर का नागौर दरबार का आयोजन भी इसी किले में किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए,
यहाँ पे कुछ मेले दे रखे हैं, उनको आपको इनमें से बताना है कि कौन सा मेला कहाँ पे लगता है। तो सबसे पहला मेला है केसरिया जी का मेला, जो उदयपुर में, धुलेव के उदयपुर में लगता है। नेक्स्ट है डोल मेला। डोल मेला कहाँ लगता है? बारा में। डोल मेला बारा में लगता है। नेक्स्ट है बाबू महाराज जी का मेला, बांडी दौलपुर में लगता है। कानन मेला कहाँ पे लगता है? बाड़मेर में लगता है। तो यहाँ पे ए का क्या हुआ? 2, ए का 2 सब में है। बी का 3, बी का 3, तो ये दोनों गलत, इन दोनों में 3 है। सी का 4, सी का 4 इसमें, इसी में, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के एकीकरण के संदर्भ में, एकीकरण के तृतीय चरण के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा कथन सही नहीं है, इनके बारे में आपको बताना है। देखिए, मैं आपको जो राजस्थान का तीसरा चरण का एकीकरण हुआ उसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जो तीसरा चरण का हुआ एकीकरण, थर्ड चरण का एकीकरण हुआ, वो कब हुआ? 18, 25, 18। ये आपको कोड वर्ड से याद रख लेना है। पहला हुआ 18 में, दूसरा 25 में, तीसरा हुआ 18 में। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। 18, 25, 18। 18 अप्रैल APRIL, और 18 अप्रैल 1948 को जो तीसरा चरण हुआ उसका उद्घाटन किया गया था। इसमें क्या हुआ था? राजस्थान संघ में मेवाड़ का विलय कर लिया गया था। जो राजस्थान संघ मिला था उसमें मेवाड़ का विलय कर लिया गया। नेक्स्ट, और उसमें क्या हुआ? राजधानी कहाँ की बनाई गई? उदयपुर को। राजधानी उदयपुर, राजधानी उदयपुर बनाया गया। उपराज प्रमुख, राज प्रमुख, ये कनिष्ठ राज प्रमुख, ये किन किन को बनाया गया? और यहाँ पे जो उद्घाटन किया था वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही किया गया था। मेवाड़ महाराणा को वंशानुगत राज प्रमुख बनाया गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। मेवाड़ महाराणा को संयुक्त राजस्थान का वंशानुगत राज प्रमुख बनाया गया। जो तीसरे चरण में बना था वो संयुक्त राजस्थान बना था, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 1948 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किया। ये भी बात बिल्कुल सही है, राजधानी उदयपुर को बनाई गई। बूंदी महाराव को वरिष्ठ उपराज प्रमुख तथा कोटा महाराव एवं डूंगरपुर महाराव को कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। देखिए, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पे क्या है? कनिष्ठ जो राज प्रमुख हैं बूंदी महाराव बहादुर सिंह और डूंगरपुर महाराव लक्ष्मण सिंह को बनाया गया। यहाँ पे कहाँ गया? कनिष्ठ, वरिष्ठ और कनिष्ठ। यहाँ पे जब कनिष्ठ राज प्रमुख है वो यहाँ पे कोटा और डूंगरपुर को बनाया गया, जबकि यहाँ जो कनिष्ठ राज प्रमुख है उसे जो वरिष्ठ राज प्रमुख है उसे कोटा महाराव को बनाया गया। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, बूंदी महाराव को वरिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया। तो वरिष्ठ राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा महाराव को। बूंदी को ना करके इसे कोटा कर दो। कोटा महाराव को वरिष्ठ राज प्रमुख, कोटा के भीम सिंह को, और यहाँ पे कोटा ना होके यहाँ पे बूंदी होगा। ये यहाँ पे मिस्टेक दे रखी है। जो बूंदी के बहादुर सिंह हैं उनको यहाँ पे कनिष्ठ राज प्रमुख, और डूंगरपुर के जो लक्ष्मण सिंह है उनको भी कनिष्ठ राज प्रमुख बनाया गया, 2 को। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, मैंने आपको सही करा दिया है। कोटा महाराव वरिष्ठ राज प्रमुख, बूंदी और डूंगरपुर के महाराव कनिष्ठ राज प्रमुख। नेक्स्ट है माणिक्यलाल वर्मा को मुख्यमंत्री मनोनीत किया गया। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर सी होगा, क्योंकि यही यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट है बिजोलिया अभिलेख के बारे में। अब देखिए कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट का यही बनेगा, बिजोलिया अभिलेख कब का है? 1170 ईस्वी का। याद रखना है, बिजोलिया अभिलेख 1170 ईस्वी का है। और इसमें क्या क्या दे रखा है? तो जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया। जो बिजोलिया अभिलेख है जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनवाया गया, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है, यहाँ पे दे रखा है कि भूमि अनुदान को डोलची कहा जाता था, यानी जो भूमि दान में दी जाती थी उसको क्या बोला जाता था? डोहली कहा जाता था। कई स्थानों के प्राचीन नामों की जानकारी मिलती है, किससे? बिजोलिया अभिलेख से। जैसे श्रीमाल, भीनमाल की जानकारी मिलती है। अब भीनमाल, पहले जिसे श्रीमाल बोला जाता था अब सांबर बोला जाता है, पहले उसे क्या बोला जाता है? शाकंभरी। जाबालीपुर की जानकारी मिलता है, जो फिलहाल में
जालोर के नाम से प्रसिद्ध है, पहले क्या नाम था, जाबालीपुर उसका नाम था। इनके बारे में भी जानकारी वहाँ से मिलती है। नेक्स्ट है मोतीलाल तेजावत एवं भील आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से गलत कथन के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 में कोल्यारी गांव के ओसवाल परिवार में हुआ। बिल्कुल सही बात है। जो मोतीलाल तेजावत हैं, उनका जन्म 1887 कोल्यारी गांव ओसवाल परिवार में हुआ। नेक्स्ट है, उन्होंने 1921 में चित्तौड़ के मातृकुंडिया में एक आंदोलन की शुरुआत की। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, माणिक्यलाल वर्मा की सलाह पर 1929 में मोतीलाल तेजावत ने ईडर के खेड़ ब्रह्मा में आत्मसमर्पण कर दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इन्होंने महात्मा गांधी की सलाह पर क्या किया था, आत्मसमर्पण किया था। महात्मा गांधी की सलाह पर आत्मसमर्पण किया था, ना कि किसकी सलाह पर किया था यहाँ पे, ना कि यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा की सलाह पे। ये बात बिल्कुल गलत है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1923 में देलवाड़ा के पास छोचर नामक स्थान से सिरोही राज्य के भीलों और गरासियों के नए सिरे से एक आंदोलन का प्रारंभ किया। ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मध्ययुगीन राजस्थान में भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। यानी कि 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं और इनके बारे में कौन सा कथन गलत है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। देखिए, जो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि शासन जागीर धर्मार्थ शिक्षण कार्य साहित्य लेखन कार्य हेतु चारण व भाट आदि को अनुदान दिए जाते हैं। जो शासन जागीर कहलाती थी वो क्या थी कि वो दान में दी जाती थी भाटों को और चारणों को। नेक्स्ट है, किसानों को दी जाने वाली भूमि का पट्टा जागीरदार के रजिस्टर में दर्ज रहता था, जिसे दाखला कहते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो दाखला होता था वो जागीरदार द्वारा दिया जाने वाला पट्टा होता था, सीधा सीधा ये। नेक्स्ट है, सिक्मी काश्तकार जिन्हें वंशानुगत अधिकार प्राप्त नहीं थे और खेतीहर मजदूर थे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। देखिए, जो वहाँ पे काश्तकार थे या कृषक थे वो 2 प्रकार के थे। काश्तकारी कृषक मान लो, सीधा ऐसा बात है। वो 2 टाइप के थे, वो बापीदार थे और गैर बापीदार थे। बापीदार और गैर बापीदार। ये 2 टाइप के क्या थे, ये कृषक थे या काश्तकार थे। और वो क्या करते थे, बापीदार किसानों को खुद काश्तकार भी कहते थे और ये किसान खेती की भूमि के स्थायी स्वामी होते थे। जो बापीदार होते थे स्थायी स्वामी और गैर बापीदार स्थायी स्वामी नहीं होते थे, वहाँ पे मजदूरों के रूप में काम करते थे। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ये गलत है। तो लास्ट स्टेटमेंट है, बारानी भूमि बरसात के पानी से सिंचित भूमि होती थी। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुशीर वाद्य यंत्र है। देखिए, सुशीर वाद्य यंत्र क्या होते हैं? जो वाद्य यंत्र फूंक देकर बजाए जाते हैं सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो मोरचंग सुशीर वाद्य यंत्र है, सिंगी है, सतारा भी है और यहाँ पे रवाज क्या है, यहाँ पे रवाज। तो रवाज क्या है, यहाँ पे सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। रवाज कौन सा वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र। तो यहाँ पे 1, 2 और 3 सही है। कौन सा आंसर है? सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के बारे में 2 कथन दिए गए हैं और इनके बारे में आपको बताना है। क्या बताना है? कूट दे रखे हैं, सत्य है या असत्य है, कौन से जो भी हैं वो उसके बारे में आपको बताना है। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया, लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई। बिल्कुल सही बात है। 1662 में जसवंत सिंह को मराठाओं के विरुद्ध शाहीन खां की सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे 1 व 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट है, संत रामचरण के बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं और इनके सत्य या असत्य के बारे में आपको बताना है। तो कौन कौन सी स्टेटमेंट है? पहला स्टेटमेंट है कि दांतड़ा गांव भीलवाड़ा में संत रामचरण ने गुरु रामकृपा जी से सेवा प्राप्त की।
ये बात बिल्कुल यहाँ पे सही है। जो यहाँ पे रामचरण जी हैं, संत रामचरण जी, उनके गुरु कौन थे? कृपाराम जी। नेक्स्ट है, शाहपुरा के शासक क्षेत्र सिंह ने संत रामचरण के निवास हेतु छतरी का निर्माण करवाया। तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो शासक कौन थे? क्षेत्र सिंह नहीं थे, रण सिंह ने क्या करवाया? यहाँ पे आगे लिख देता हूँ, रण सिंह ने क्या करवाया? इनकी छतरी का निर्माण करवाया। तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, रामचरण जी के आध्यात्मिक उपदेश अभयवाणी नामक ग्रंथ में सम्मिलित है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो 1 व 3 यहाँ पे सही है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बलवंत मेहता के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन करना है आपको। बलवंत सिंह मेहता हैं, उनके बारे में जो सही कथन है उनको बारे में आपको बताना है। पहला है, बलवंत सिंह मेहता ने 1915 में प्रताप सभा की स्थापना की। बिल्कुल सही बात है। जो बलवंत सिंह मेहता हैं, उनका जन्म कब हुआ था? 8 फरवरी 1900 को उदयपुर में बलवंत सिंह मेहता का जन्म हुआ। नेक्स्ट है, वे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार हुए और जेल में नज़रबंद कर दिए गए। ये बात बिल्कुल सही है। बलवंत सिंह मेहता भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे। सही बात है। संविधान बनने पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम सदस्य थे। ये बात बिल्कुल सही है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा।